नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में एक विशेष चर्चा करेंगे। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है तथा उसके पद की गरिमा क्या है। भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में सबसे प्रतिष्ठित पद राष्ट्रपति का ही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है उससे इस पद की गरिमा कम हुई है। राष्ट्रपति की अपनी कोई विशिष्ट विचारधारा नहीं होती, वह तो समय एवं परिस्थितियों के अनुसार जो देश के हित में हो वही उसकी विचारधारा और सिद्धांत बन जाती है। देश की राजनीति और राजनेताओं के लिए कुछ शब्द बेहद संवेदनशील और सियासी नफे नुकसान की दृष्टि से लोकप्रिय हैं, जैसे कि दलित, गाय, हिंदू, सेक्युलर, अल्पसंख्यक वगैरह वगैरह। इन शब्दों को उछालकर खूब राजनीति होती है। राष्ट्रपति के पद की गरिमा तभी बची रह सकती है जब हम इसका राजनीतिकरण होने से रोक सकें। कैसे इस पद की गरिमा को क्षति पहुंचाई जा रही है, यह देखने से पहले बात करते हैं कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका अमेरिका की तरह नहीं माना जाता, अमेरिका की तरह नहीं है। माना जाता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों की चुनाव पद्धतियों का खासा अध्ययन करने के बाद कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को इसमें शामिल किया। उपराष्ट्रपति को जहां लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, वहीं राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा एवं अलग अलग राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में इसके सदस्यों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ पर उनका एकल मत हस्तांतरित होता है, पर उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती होती है। इस प्रक्रिया को सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम कहते हैं। इसी प्रक्रिया को सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम कहा जाता है। सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मत का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में मत प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ध्यातव्य हो कि भारत में 9 राज्यों में विधान परिषदें अस्तित्व में हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही करते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में एक विशेष तरीके से वोटिंग होती है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। सिंगल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। अर्थात वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी तथा तीसरी पसंद कौन है। यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका, तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के मतों की प्रमुखता भी अलग अलग होती है। इसे वेटेज भी कहा जाता है। 2 राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। यह वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है, और यह वेटेज जिस तरह तय किया जाता है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान के अस्तित्व में आने के साथ ही देश में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में नई यात्रा शुरू की। परिभाषा के मुताबिक रिपब्लिक का आशय होता है कि राष्ट्र का मुखिया निर्वाचित होगा, जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। नंबर 1 सीमा क्या है कि यह संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है जो उसमें निहित होती है। दूसरा, संविधान के अनुरूप ही उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। और तीसरा, सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से की जाने वाली शक्ति का उपयोग विधि के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 72 ये कहता है, अनुच्छेद 72 द्वारा प्राप्त क्षमादान की शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, निलंबन, लघुकरण और परिहार कर सकता है। मृत्युदंड पाए गए अपराधी की सजा पर भी फैसला लेने का उसको अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 80 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला है राष्ट्रपति की गरिमा का सवाल। ठीक है।
सत्ता और प्रतिपक्ष को आम सहमति बनाकर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करना चाहिए था, लेकिन यह पहल नहीं की जा सकी। महामहिम की कुर्सी पर विराजमान होने वाला व्यक्ति भारतीय गणराज्य और संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। संवैधानिक व्यवस्था में उसका उतना ही सम्मान और अधिकार संरक्षित है जितना इस परंपरा के दूसरे व्यक्तियों का रहा है। आज दलित उम्मीदवार को लेकर दोनों पक्षों से जो राजनीति देखने को मिल रही है, उससे इस पद की गरिमा को ठेस ही पहुंची है। राजनीतिक दलों को यह समझना चाहिए कि दलित शब्द जुड़ने मात्र से इस पद की गरिमा नहीं बढ़ जाएगी, और न ही राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों से कोई बदलाव आएगा, और न ही राष्ट्रपति को असीमित अधिकार मिल जाएंगे। दशकों से दबे कुचले और शोषित समाज से संबंध रखने वाले व्यक्ति यदि किसी संवैधानिक पद पर आसीन होता है तो उस समाज में आशा की एक लहर दौड़ जाती है और लोकतंत्र में उसका विश्वास मजबूत हो जाता है। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि दोनों ही पक्ष दलित उम्मीदवार लेकर आए हैं और समूचे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? इसमें कोई शक नहीं कि दलित पिछड़ों और समाज के सबसे निचली पायदान के लोगों का सामाजिक उत्थान होना चाहिए और उन्हें समाज में बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास होना चाहिए, लेकिन राजनीति में जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय की माला नहीं जपी जानी चाहिए। दरअसल भारतीय राज्य व्यवस्था में संसद को जो विशेषाधिकार हैं वह राष्ट्रपति को नहीं है। महामहिम दलितों के लिए कोई अलग से कानून नहीं बना पाएंगे। भारतीय गणराज्य के संविधान में सभी नागरिकों को समता और समानता का अधिकार है, फिर वह दलित हो या ब्राह्मण, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, सभी को यह अधिकार प्राप्त है। हमारा संविधान जाति, धर्म, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव की बात नहीं करता। फिर महामहिम जैसे प्रतिष्ठित पद के लिए दलित शब्द की बात करना इस पद की गरिमा को खंडित करता है। अब मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।